इस टेबल में कोई प्रॉब्लम? एनी इशू? एनी क्वेरी? बच्चे पार्टी, आई एम ऑडिबल ना? प्लीज रिप्लाई फास्ट। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ओके गुड। ठीक है, अब देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये नॉल आपको पता है, लेकिन उसके आप एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे आपको एक नोट्स बनानी होगी, और ये आपके काम आएगी। सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ पे दिया हुआ है, एंड आपको किस तरीके से इम्यून सिस्टम में ये हेल्प करेगा। ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, जो एंटीबॉडीज होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में भी ये आपको हेल्प करेगा। तो जस्ट नोट इट डाउन, द मेम्ब्रेन हैज रिसेप्टर। एक चीज तो यूनिवर्सल है कि एवरीवेयर इज सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? आप जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, जितना भी सेल टिश्यू के अंदर जाओगे, ऑर्गन के अंदर जाओगे, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि एवरीवेयर सेल मेम्ब्रेन होगा। इवन सेल के अंदर भी मेम्ब्रेन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, क्लियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आप देख रहे थे कि जब मैंने आपको एंडोसाइटोसिस दिखाया था, उस इमेज में बहुत ही प्यारा सा इमेज था। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कट हो रही है पूरी बायोलिपिड लेयर को दिखाते हुए। ऐसे नहीं कि हाँ, जैसे हम लोग सर्किल ड्रॉ करके बताते हैं, तो ऐसा नहीं था। पूरी लेयर दिख रही है आपको, और वो किस तरीके से वेसाइकल बन रही है वो आपको समझ में आ रहा है। तो लाइसोसोम हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप पढ़ोगे, तो एवरीवेयर देयर इज मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चा? तो अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैज रिसेप्टर्स फॉर हॉर्मोन्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अब दिस इज रिलेटेड टू, ये आपको कहाँ काम आएगा? आप जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अपनी बॉडी में दो कंट्रोल सिस्टम चलता है, एक है न्यूरल सिस्टम, एक है एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन से रिलेटेड है। तो अब ये हॉर्मोन्स जब ब्लड में जा रहे हैं बेटा, इस ब्लड में इसको ट्रैवल करने के लिए पर्पस क्या है? अभी मैं यहाँ पे बस एक लाइन बताती हूँ। पर्पस ये है कि जहां जहां तक डक्ट नहीं पहुंच सकती, जहां जहां तक नर्व्स नहीं पहुंची हुई है, नर्वस सिस्टम हर एक सेल तक नहीं पहुंचा हुआ है। ठीक है, हर एक सेल को नर्व्स नहीं कंट्रोल कर रही है, लेकिन उनको भी तो प्रोसेसिंग को कंट्रोल करना है। उनको भी कोई बाहर से सिग्नल देना है कि तुम्हारा ये टाइम आ गया, तुम्हें अब ग्रो करना है, तुम्हें अब, जैसे जस्ट सपोज ओवरी की बात करते हैं। ठीक है, तो ओवरी को ओवम बनाना है, टेस्टिस को स्पर्म बनाना है, थायराइड को थायरॉक्सिन बनाना है। क्लियर? आप रिलेट कर सकते हो, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन कराना है। तो ये सब सिग्नल सेल तक पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए बॉडी में एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व हुआ जिसके लिए कोई सेल की सप्लाई नीडेड नहीं है, बस केमिकल की सप्लाई से वो काम हो जाए। ठीक है? और केमिकल की सप्लाई, सेल तक रीचेबल कौन है? सेल तक रीचेबल होता है ब्लड। ब्लड के बाद, मतलब ब्लड निकलेगा, फ्लूइड बाहर निकलेगा, क्योंकि ब्लड तो वेसल्स में है आपके, क्लोज सिस्टम होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, जो भी सेल के बाहर आप, मैं फटाफट ऐसे लिखती हूँ ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब वो क्या है? सेल के बाहर की चीज है। तो इंटरस्टिशियल, स्टिशियल मतलब होता है टिश्यू। टिश्यू के बीच में, सेल के बीच में जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड तक ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब इस फ्लूइड का कनेक्शन एक तरफ सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है, एक तरफ टिश्यू से है या सेल से है, आप समझ सकते हो। तो बस, अब यहां से निकला, यहां से ट्रेवल किया, एंड यहाँ पहुंच गया। पर्पस सॉल्व। क्लियर? नर्व्स को सप्लाई नहीं देनी पड़ी, एक केमिकल को सिक्रीट किया गया, उसको ब्लड में डाला गया, ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करके अपने टारगेट साइट पे वो पहुंचा। अब टारगेट साइट उसको कैसे पता चलेगा कि ये ओवरी का, ओवरी में सिंथेसिस करने के लिए सिग्नल आ रहा है ब्रेन से? क्लियर? पिट्यूटरी ग्लैंड से, अगर तुम लोग सुने हो तो, मास्टर ग्लैंड अपनी बॉडी की पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल आया, तो वो ओवरी कैसे हार्मोन को रिलीज करेगी? क्योंकि उस ओवरी पे ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो हार्मोन, जैसे अगर हम नाम लें तो जीएनआरएच लिख लेते हैं, या चलो छोड़ो, ठीक है, समथिंग सोचो कि ए हार्मोन है, वो ट्रिगर करेगा कि ओवरी बी हार्मोन को रिलीज करे। तो ए हार्मोन पूरी बॉडी में, ब्लड तो आपका पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, लेकिन वो फ्लो करके आके ओवरी पे ही क्यों बाइंड किया? क्योंकि इसके पास ही इसकी बाइंडिंग रिसेप्टर थे।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ी सी मैं मैकेनिज्म इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये रिसेप्टर्स का वर्क क्या है। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चा? ठीक है, तो वही रिसेप्टर की बात हो रही है और ये सिग्नल्स आपको बाहर की साइड लेने हैं। ठीक है, आपके घर पे जैसे मैंने बताया कि नेम प्लेट लगी होगी, बाहर की तरफ लगाएंगे तभी तो लोग पहचानेंगे ना बेटा। अंदर आप नेम प्लेट लगा के बैठे हो तो बाहर वालों को कैसे घर का एड्रेस या किसका घर है ये पता चलेगा। तो सेम वे में आपको यहाँ पे लॉजिकली ध्यान में रखना है कि these receptors are located on the outer surface of membrane. पहले भी देखा हुआ है, these receptors are made up of glycoprotein. The cell membrane possesses a specific antigen. जैसे आप कहते हो मेरा ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, क्लियर, आई हैव A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। हो सकता है आप में किसी का B हो, किसी का O हो, किसी का AB हो। तो इस तरीके से आपको पता है हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में 4 ब्लड ग्रुप ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब 4 ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वाई, इसको कैसे पहचाना जा रहा है? इसकी भी पहचान ये है, अब देखो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में काम आएगा, वहां पे मैं जब ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाऊंगी तो आपको बस याद रखना है कि आपके आरबीसी पे जो रिसेप्टर है वही आपका ब्लड ग्रुप है। मेरी आरबीसी पे ए रिसेप्टर, ठीक है, और ए रिसेप्टर क्या हो गया, मेरी आरबीसी का एंटीजन हो गया। तो ये मेरे मेरे हर ब्लड में मतलब पूरी ब्लड फ्लूइड में जो भी आरबीसी है सभी में एक कॉमन रिसेप्टर्स है जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके मेरा ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करेगा, दैट इज एंटीजन ए। इज इट क्लियर? आपका जिसका बी होगा उस पे बी प्रेजेंट होगा, जिसका ओ होगा उस पे कोई रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होगा, जिसपे ए भी होगा ब्लड ग्रुप उसके 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ए और बी। तो सिंपल अभी हम ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहे हैं कि हमारी, क्योंकि एंटीजन टर्म हम लोग ले लेते हैं फॉरेन पार्टिकल से। जैसे यू माइट बी हर्ड कि अभी जो कोरोना चल रहा है तो एंटीजन हो गया, वो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, उसको हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अटैक किया तो वो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है बच्चा, तो ये स्पेसिफिक एंटीजन ये भी रिसेप्टर के लिए यूज किया जाता है और ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। These are made up of glycoprotein and glycolipids and always present on outer surface of membrane. Example, ABO blood group system. किसी को कुछ पूछना है? ये दूसरा स्पेक्ट्रम है कि आपको ब्लड ग्रुप कैसे डिफाइन करना है। जस्ट आई एम गिविंग यू इंट्रो। उसके लिए आपको बस ये ध्यान में इतना अभी मेम्ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, और हम तो पूरी स्टडी ही मेम्ब्रेन की आरबीसी पे कर रहे हैं। ठीक है, जो सैंपल लिया गया है, जो सेल पे स्टडी हुई मेम्ब्रेन की, दैट इज आरबीसी। ठीक है, तो उसपे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स के जो आप रिसेप्टर्स देख रहे हो उसी में कुछ मॉडिफाइड स्पेसिफिक जो किसी फंक्शन के लिए हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, कोई स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जिनको आप एंटीजन कहते हो, क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं। इनका रिएक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, जैसे समझो एंटीजन, अभी सुन रहे हो ना, एंटीजन टेस्ट हो रहा है, पीसीआर टेस्ट हो रहा है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। तो एंटीबॉडी के अगेंस्ट में जो भी है वो है एंटीजन। क्लियर? अगर मेरे बॉडी में आरबीसी पे ए रिसेप्टर है तो मेरे ब्लड में एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता है, नहीं तो दोनों आपस में दोस्ती यारी करके कोएगुलेट करके बैठ जाएंगे, मेरे ब्लड बहना बंद हो जाए। समझ रहे हो? तो हमेशा एंटीबॉडी ब्लड में अगेंस्ट प्रेजेंट होता है जिससे आपकी ब्लड में कोएगुलेशन क्लॉटिंग ना हो। चलो, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ये हमारा ह्यूमन का ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ठीक, जीन बेस्ड होता है इसलिए लिखा हुआ है एबीओ। The cell membrane participate in general secretion of metabolites. It also depends to chemical stimulus. अब हमें ये भी समझना है कि हर सेल, जो मैं तुम्हें कई बार बोल भी चुकी हूँ, सेल अगर कुछ सिंथेसाइज कर रही है, जैसे अभी ऊपर वाले स्टेटमेंट में आपको हार्मोन दिख रहा है, तो हार्मोन सिंथेसाइज तो कहीं हुआ था ना, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल ने सिंथेसाइज किया, फिर वो सिक्रीट होके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि ओवरी तक आए। ठीक है, पैंक्रियास के एंजाइम सिक्रीट हुए, वो सिक्रीट होके स्मॉल इंटेस्टाइन तक आए, देन डाइजेशन टेक्स प्लेस।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो हमेशा सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी जनरल सिक्रीशन ऑफ मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट हैं उनका अगर आउटसाइड में सिक्रेशन होना होगा, सेल के बाहर का उनका फंक्शन होगा, तो वो सिक्रीटरी सेल्स बोलते हैं ऐसे सेल्स को, वो वहां से सिक्रीट होके बाहर के साइड में आ जाएंगे। कुछ नहीं, अपनी सीबेसियस अपने स्किन पे देखो, तुम्हारी स्किन काफी ऑयली लगती है, सीबेसियस ग्लैंड्स हैं वहां पे, ओके, सीबम प्रोड्यूस करती हैं। क्या आपके मुंह में जो सलाइवा आ रहा है, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे मेरा ओरल कैविटी जो है उसमें म्यूसिलेसनेस था, मुझे फील आ रहा है, दैट सलाइवा इज कहाँ से आ रहा है? ये सब सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, सिक्रेटरी टिश्यूज होते हैं, सेल से बनेगा टिश्यू एंड वहां से सिक्रेशन। तो जनरल सिक्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट, तो ये सब रेंज आपको ध्यान में रहना चाहिए बेटा, ये ऑप्शंस में आते हैं और आपको एमसीक्यू फंक्शन पूछेगा तो उस टाइम ध्यान रखना होगा कि हाँ इसमें भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी। एनीथिंग एनीथिंग बेटा, अपनी सोच इतनी ब्रॉडर करो कि आप जब रेस्पायर कर रहे हो ना, तो आपने जो ऑक्सीजन इनहेल किया है वो भी सेल से पहुंचेगी, तो उसको कई सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा, ठीक है, तब वो फाइनली हर एक सेल तक पहुंचेगी। उसको आरबीसी से मिलना पड़ेगा, उसको लंग्स के टिश्यू से क्रॉस होना है, उसके लंग्स के टिश्यू से एल्वोलाई से क्रॉस होना है, एल्वोलाई से वो बेसमेंट में आएगी, बेसमेंट से वो आरबीसी में वो फिर दोबारा जब टिश्यू के पास पहुंचेगी तो आरबीसी से बाहर निकलेगी, जिस भी सेल के पास होगी उस, पहले ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलेगी, ब्लड कैपिलरी में भी सेल है, फिर जिस सेल को देना है उसके मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स अंदर जाएगी। तो यू कैन रिलेट कि यहाँ पे कई सारे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से उसको ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा, तब वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ओके, अब ये एक इमेज आप ऐसे रफली इमेज ड्रॉ कर लेना, क्लियर, इतना कलरफुल करने की नीड नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सिग्नल दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक कि सिग्नल सिक्रीट हुआ और उस मॉलिक्यूल को रिसेप्टर ने रिसीव किया, ठीक है। देखो फर्स्ट में क्या है, सिग्नलिंग बाय सिक्रेटेड मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म, इस सेल ने मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाया जो कि कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सपोज हार्मोन है, ठीक है, सपोज कोई भी हार्मोन है, अभी ए ही मान लेते हैं कि ए इसने सिक्रेट किया, ये ए ट्रेवल कर रहा है ब्लड में और देन ये रिसेप्टर पे पहुंचेगा जहां पे इसका ए का रिसेप्टर होगा, तो ये ए का रिसेप्टर हो गया, ओके बच्चा, इससे ये बाइंड किया और सिग्नल अंदर डीएनए तक जाएगा और प्रोसेसिंग होगी, इस सेल को जो भी चेंजेस करना होगा इसके इन्फ्लुएंस में, दैट टेक्स प्लेस, ओके बच्चा, तो ये क्या हो गया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, रिसेप्टर, ठीक। सेम वे में अब यहाँ पे दूसरा इसका मैकेनिज्म है, सिग्नल यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन कैसे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उसी सेल के नियर बाय सेल्स के रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, कोई भी उसने केमिकल को रिलीज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रहा है, यहीं पे बाइंड कर रहा है, क्लियर। तो ये कैसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहले ये बाहर की तरफ रहेगा और तुरंत इसकी नेबरिंग सेल इसको बाइंड कर लेती है, ठीक है। तो इसमें कोई केमिकल, तो यहाँ पे केमिस्ट्री तो एवरीवेयर है, लेकिन कोई केमिकल सिक्रीट होकर ट्रैवल नहीं किया, इज इट क्लियर, ठीक है बच्चा। जैसे आप देखो कि सिनेप्सिस, न्यूरॉन्स में सिनेप्सिस बनते हैं, तो वो तुरंत वहीं पे एक केमिकल सिनेप्टर होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्टर होता है, तो इलेक्ट्रिकल में ये वाला चीज वर्क करता है सेकंड वाला, एंड केमिकल में ये वाला वर्क करता है। पढ़ाएंगे हम, नर्वस सिस्टम में डिटेल में बात करेंगे, अभी इतना समझ में आ रहा है। एक दो दो लोग हैं, दो के बीच में समथिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन को उनको ट्रांसपोर्ट करना है, ओके, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, या तो कॉल करके, ठीक है, कॉल किया इसने, इसको डायरेक्ट कॉल कर दिया, ओके, हो गया, बात खत्म, सिग्नल दिया, कॉल किया, खत्म। ये इसने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी गई कोरियर के थ्रू, ठीक है, कोरियर मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू फिर ये अपने टारगेट साइट पे पहुंचा और इसके पास इंफॉर्मेशन पहुंची, तो देयर दैट इज नॉट अ वेरी बिग रॉकेट साइंस, ये है टफ प्रोसेस, ऑब्वियसली टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेसिक में ही इनके आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि हाँ सिग्नल्स हैं, विदाउट सिग्नल्स
सेल अपने एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट नहीं कर सकता है। इसमें प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं एंड आपके बॉडी के प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ही हॉर्मोन्स हैं। इतनी बात क्लियर बेटा? लिख लो एक नोट्स कहीं पे, हॉर्मोन्स आर प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर बच्चा? देखो मेरा पर्पस ये है कि मैं जो वर्ड आ रहा है उसको तुम्हें इतना अच्छे से बताऊं कि तुम्हें ये इमेजिन हो जाए। तो मुझे सिंपल ये बताओ, जब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये सेल इस तरीके से सिग्नल ले रहा है, तो क्या तुम्हारे आंखों के सामने इसका विजुअल क्रिएट होता है क्या? आर यू एबल टू क्रिएट अ विजुअल ऑफ दैट मैकेनिज्म? अगर क्रिएट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने समझ ली इस चीज को। अब इसके कितने परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, कितनी तरीके की सिग्नलिंग होती है, दैट इज रिसर्च पार्ट। ठीक है, वो पढ़ते हैं आगे, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे वो पढ़ते जाओगे, बट बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। और बेसिक थ्योरेटिकल मतलब बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए बेटा, सबसे पहले तो बुकिश नॉलेज से निकलो। ठीक, इट शुड बी क्रिएटेड इन योर माइंड, ग्राफिकल क्रिएशन हो जाना चाहिए। ठीक, अब देखो अगेन ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, आपके बॉडी में लोकल केमिकल मेडिएटर है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, तो सभी अलग अलग तरीके से, ये जो मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया कि अगर नर्वस सप्लाई है तो वो इस तरीके से आसपास में टारगेटेड सेल जो भी रहेगा, न्यूरॉन टू न्यूरॉन। अब ये बीच में ब्रेक होने का मतलब क्या होता है? अब ये हायर बुक्स की इमेज है, ठीक है। बीच में ब्रेक होने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कई सीरीज ऑफ न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, ये पूरा पाथवे है, क्लियर। एंड ये फाइनल साइट है, ये ओरिजिनेट वाला है, ये इनिशियल है, ये टारगेट है। तो यहाँ पे सिग्नल ट्रैवल होने के लिए इसको कई सेल से जाना पड़ा और टारगेट सेल तक ये पहुंच गई, नर्व सेल्स। ठीक है, यहाँ पे सिग्नलिंग सेल है, अगेन ये हार्मोन रिलीज कर रही है और ये टारगेट सेल तक गई। लोकल मीडिएटर लोकल हो सकते हैं, जैसे स्टमक में खुद के हार्मोन भी रिलीज होते हैं और वहीं पे वर्क करते हैं, ठीक। फिर आपके एंडोक्राइन सेल्स हो गई, या एंजाइम समझ लो, ये एंजाइम की मैकेनिज्म भी हो सकती है, या लोकल हार्मोन की मैकेनिज्म हो सकती है। ठीक है, जैसे पेप्सिनोजेन सुना है, पेप्सिन स्टमक में रिलीज हो रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक, तो लोकल लोकल रिलीज, लोकल वर्क। सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रेट हो रहा है, इसमें अमाइलेज एंजाइम है। तो ये यहीं पे सलाइवा, जब आपका यहाँ पे आप च्युइंग करते हो, चबाते हो, चर्निंग मूवमेंट, यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, दांतों से जो क्रश करते हैं अपन लोग, तो इन सब टाइम में उसमें जो सलाइवा मिक्स हो रहा है, वहां पे अमाइलेज प्रोटीन है, वो कुछ लेवल का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है। तो लोकल भी समझ में आना चाहिए, न्यूरो भी समझ में आना चाहिए तुम्हें, और हार्मोनल भी समझ में आना चाहिए। इन तीनों चीज जो यहाँ पे तीन बातें कर रही हूँ मैं, इन तीनों मेथड में यू विल सी, यू आर सीइंग दैट कि दे आर डीलिंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके बच्चा, ठीक है, क्लियर। तो ये लोकल में आपको सेल टू सेल दिख गया, यहाँ पे आपको ट्रैवल दिख रहा है न्यूरल सिस्टम के नर्व सेल से, एंड यहाँ पे आपको ब्लड के थ्रू हार्मोन में ट्रैवल दिख रहा है। क्लियर है? अब इसको आप सिंपल सा सेल सिग्नलिंग करके एक पाथवे यहाँ पे बना सकते हो। सेल सिग्नलिंग लिखो, उसके थ्री टाइप्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखो लोकल केमिकल मेडिएटर फर्स्ट, यहाँ लिखो न्यूरो ट्रांसमीटर सेकेंड, एंड यहाँ पे लिखो हार्मोन। लोकल केमिकल मेडिएटर मतलब आप कंफ्यूज मत हो, एंजाइम्स का आप इसमें एग्जांपल ले लो। लोकल केमिकल में बहुत सी चीजें आ सकती हैं, बट आप एग्जांपल में एंजाइम्स लिख सकते हैं। ठीक, तो फिर आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। अब चाहो तो आप एक छोटी सी इमेज ड्रॉ कर लो, इसके लिए इतना कलरफुल करने की नीड नहीं है, जस्ट आप एकदम प्रोसेस बनाया, समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है बच्चा?
देखो बेटा, मैं ये क्यों बोलती हूँ तुम्हें, क्योंकि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखा है जो खूब कलरफुल इमेज बनाते बनाते पूरे साल भर पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, और लास्ट में उनको यही नहीं पता चल रहा है कि कहाँ क्या चीज रिवाइज करनी है, कैसे करनी है। तो ऐसा भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो हमें वैसा भी नहीं रहना है। एट द एंड हमें क्लैरिटी रहनी चाहिए, इमेजेस फॉर योर क्लैरिटी। अब ये आपको ऑलरेडी कवर्ड है, मेसोसोम याद है? मेसोसोम कौन बताएगा, मेसोसोम क्या स्ट्रक्चर है? बताओ बेटा। मेसोसोम्स इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज वेरी क्लियर। ठीक है, एक्सटेंशन में इनर साइड में एक्सटेंशन है, तो इन्वेजिनेशन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो वो एक यहाँ पे दे दिया है आपको, ताकि आपको वो भी याद रहे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी कई सारे मॉडिफिकेशन है। तो प्रोकैरियोट में ये एक एनालॉजी, मतलब आप कंपैरेटिव जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये वहां पे हो सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में आपको ये भी दिया हो, और ऊपर क्वेश्चन क्लियरली इंडिकेट किया होगा कि यूकैरियोटिक फंक्शन, तो आपको ये वाले फंक्शन को इग्नोर मारना है बेटा, ये प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अगर ऊपर ये दिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, और उसमें मेसोसोम फॉर्मेशन एंड मेसोसोम फॉर्मेशन भी नहीं दिया है, सेलुलर रेस्पिरेशन दे दिया, आंख बंद करके करेक्ट कर देना, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन पूछ रहा है, और दो तीन आपको जो आते होंगे वो भी रहा होगा, और फिर ऑल ऑफ द अबव उसमें ऑप्शन रहेगा। ओके, तो मेसोसोम वहां पे ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी मैकेनिज्म में कहीं रेस्पिरेशन का तो नहीं पढ़ा था। वो पढ़ा हुआ है बेटा प्रोकैरियोटिक में। तो इन प्रोकैरियोट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन, इट इज द साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी इतना समझ लो कि एक ऑक्सीडेशन से फॉस्फोराइलेशन होता है, एक लाइट को यूज करके फॉस्फोराइलेशन होता है, तो एक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। अपन बात करेंगे। अब समरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आई डोंट थिंक इसकी कोई नीड है, रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स बन गए, तो दोबारा लिखने की नीड नहीं है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो आप नोट कर लें। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, मैकेनिज्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब ये एग्जांपल जो दिया हुआ है ना, ये आप नोट डाउन कर लें। CO2 टू जो लिखा हुआ है ना, वो सब बेस में आएगा बेटा, वो पीपीटी में कट पेस्ट करो तो टू सामने आ जाता है। ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगी, किडनी में होती है, अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। फैसिलिटेड, जहाँ पे फैसिलिटी ली आपने, क्लियर। अगेन नोट डाउन द एग्जांपल्स, एग्जांपल सिर्फ नोट डाउन कर लेना, प्रोसेस लिखा होगा आपके। व्हाट आई सेड कि रिपीटेडली नहीं लिखना है इसको, लिख लिया तो लिख लिया, इतना टाइम नहीं है, जस्ट रीड वंस। ये समरी है। और आपको सब चीज समझ में आ गई ना, तो समरी के लिए आपको वो इमेज ही काफी होती है, जिसमें सभी तरीके के ट्रांसपोर्टेशन मैंने दिखाए हुए हैं आपको। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल अच्छा दिया हुआ है, लेसिथिन का आता है ये, और सॉल्यूट पार्टिकल। अब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है, मुझे तो पढ़ानी है फिजियोलॉजी, तो ये सारे एग्जांपल्स आएंगे आपको वहाँ, बट आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे तो भी अच्छा है। A solute particle combines with a carrier to form carrier solute complex। ठीक है, कैरियर प्रोटीन से जो कैरी करने वाला है उससे बाइंड किया सॉल्यूट, जिसको कैरी कराना है, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स। इसमें एक एग्जांपल है लेसिथिन का, एक कॉमन कैरियर चैनल है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। गेटेड चैनल, ये थोड़ा यहाँ पे C++ नहीं होगा, CA++ होगा, CA++। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा दे दिया इंफॉर्मेशन, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लो।
सोडियम पोटेशियम पंप हम लोग डिस्कस किए। ये सारे पंप आपको पढ़ने हैं बेटा, इसलिए यहाँ टाइम देने की नीड नहीं है। यहाँ बस आप इतना जानो कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पंप हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली पंप यूज किया जाता है। नाउ एक पोर्शन रह गया है सेल मेम्ब्रेन एज ऑस्मोटिक बैरियर। ऑस्मोटिक बैरियर मतलब वही वाटर के मूवमेंट के मेंटेन करने के, वाटर का मूवमेंट, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, ये सब वहां पे सेंस होगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन may behave as semi-permeable membrane, but it is not true SPM because selected solute can pass through it, ठीक है। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज सेलेक्टिवली परमेबल, लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर चीज पे ही फोकस कर रहे हो तो वो उसके लिए कैसा हो जाएगा कि सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मतलब क्या कि फुल्ली परमेबल नहीं है, सेमी है। तो एक्चुअली में ऐसी मेम्ब्रेन है नहीं, लेकिन जब आप उसको स्टडी करते हो, जैसे एग एग आप सबने, जिसने भी जो एग खाता होगा वो उसको एग को बॉयल करने के बाद जब आप उसके सेल को हटाते हो, उसके छिलके को हटाते हो, तो यू विल फाइंड कि एक अब जो एडिबल पोर्शन है और जो वो शेल का पोर्शन है उसके बीच में एक मेम्ब्रेन भी है, ठीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बीच में एक मेम्ब्रेन भी है वहां पे, देखा है सबने, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन जो है वो एक तरीके की सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज भी की जाती है। तो ऑस्मोसिस पहले क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर द ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन डिफ्यूज थ्रू एसपीएम। एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जिसमें आपने सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करे सिर्फ वाटर को, उसको आप सेमी परमेबल भी कह सकते हो बिकॉज दैट इज ओनली अलाउड फॉर द वाटर। तो उसने सिलेक्शन भी किया है वाटर का। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते वक्त बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको कि एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जब आप एक्सपेरिमेंटली उसको लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हो, इट बिहेव्स लाइक अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन फॉर द वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो यू नो कि आप किस चीज को ट्रेवल करा रहे हो। आपके बीकर में जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, यू नो द टेंडेंसी ऑफ दैट सॉल्यूशन, यू नो अबाउट द व्हाट इज द सॉल्वेंट, व्हाट इज द सॉल्यूट, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको होती है। फिर आप एक मेम्ब्रेन लगा लिए, इस मेम्ब्रेन से आप कह रहे हो सिर्फ सॉल्वेंट क्रॉस कर जाए, सॉल्यूट क्रॉस ना कर जाए, तो यू सेलेक्टेड दैट ना, सिलेक्शन किया आपने, तो इट कैन बी सेड एज अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। उसका आंसर अगर आपको मिलता है ये कहीं एमसीक्यू, तो आप सॉल्व करते वक्त देखना लॉजिक उसके पीछे यही है। बिकॉज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is selected for the water molecule, that's why it is also known as selectively permeable membrane. तो ऑस्मोसिस क्या है? सिंपल डिफ्यूजन में हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली दूसरे मॉलिक्यूल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बगल में कौन खड़ा है, वो सिर्फ डिफ्यूज करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से, ए है, बी है, सी है, डी, सी है, चलो ज्यादा नहीं बात करते हैं, ए 8 है, B2 है, C6 है, और दूसरे साइड में A10 है, B1 है, C4 है। ओके, तो A देखो इधर से इधर मूव करेगा, B इधर से इधर मूव करेगा एंड C भी इधर से इधर मूव करेगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि A किधर जा रहा है, B किधर जा रहा है, C किधर जा रहा है। ये अपने अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फ्रॉम हायर टू लोअर मूव करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डिफ्यूजन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट प्रोसेस। वो डिपेंडेंट है सिस्टम पे कि वो कहाँ पे मूव कर रहा है, वो डिपेंडेंट है अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, अपने अमाउंट पे, लेकिन वो इस पे डिपेंड नहीं है कि उसके बगल में कौन खड़ा है, उसके साथ में कौन सा मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है। तो सेम वे में आप जब डिफ्यूजन की बात करते हो और उसमें आप मॉलिक्यूल, ये जो ए बी सी था उसमें हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ए, और ए को हमने कहा वाटर, देन द फिनोमेना इज ऑस्मोसिस, ठीक है।
एंड इट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो होता है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसके लिए सिंपल सी बात, सॉल्यूशन अगर हाई कंसंट्रेशन का होगा तो वाटर लो होगा, उसमें सॉल्यूट हाई होगा, वाटर लो होगा। एंड सॉल्यूशन अगर लो कंसंट्रेशन का है तो सॉल्यूट लो होगा, वाटर हाई होगा। और हम मूव किसको करा रहे हैं बेटा? वाटर को करा रहे हैं। ये बेसिक लेक्चर में भी मैंने काफी अच्छे से समझाया था, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को। मूव हम किसको करा रहे हैं? वाटर को मूव करा रहे हैं। तो वाटर कहाँ से मूव किया? वाटर हाई टू लो मूव कर रहा है अपने, तो क्या दिक्कत आ गई हमें? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही तो मूव किया। लेकिन जब हम सॉल्यूशन बोलते हैं तो सॉल्यूशन में वो हो जाता है लो सॉल्यूशन टू हाई सॉल्यूशन। दैट्स वाई ये पॉइंट लिखा होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्यूशन। और आप सिर्फ अगेंस्ट को पढ़ोगे तो आपको आएगा अगेंस्ट है तो मतलब एक्टिव हो गया, ये तो एक्टिव प्रोसेस हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो मतलब यूज ऑफ एटीपी आ जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। इज इट क्लियर? और इसका पूरा फंडामेंटल को यूज करना है आपको, जब आप प्लांट ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तो वहां पे ये पूरा यूज होगा। क्लियर है बच्चा? वेरी गुड। अब मैंने आपको एनिमल सेल में एग्जांपल दिया है कि जो हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं दैट इज ऑन आरबीसी। तो जब आप ये वाटर, अब लेबोरेटरी की बात तो लेबोरेटरी में हो गई। व्हेन वी टॉक अबाउट द लिविंग एटमॉस्फेयर, मतलब इनसाइड अवर बॉडी जब हम बात कर रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ही इंटरेक्शन करना है। ओके, दोनों साइड वाटर है, फिर से वही कहानी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में है एंड दोनों साइड वाटर। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर रही है वाटर मॉलिक्यूल से कि वाटर मॉलिक्यूल अपने प्रॉपर चैनल से ट्रांसपोर्ट कर। तो वाटर किधर से किधर मूव करेगा? किधर से किधर मूव करेगा? लो सॉल्यूशन से हाई सॉल्यूशन, लो सॉल्यूशन से हाई सॉल्यूशन। ओके बच्चा, ये बेसिक्स चलेगी। एंड नाउ अब इस हाई सॉल्यूशन के या एक्स्ट्रा, मतलब हम बात करें कि एक यहाँ पे दो इन्वायरमेंट हो गया, एक है सेल, एक है सेल के बाहर। ठीक है, आउटर, समझना, वही एक्स्ट्रा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लिक्विड के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ हो गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? दो फ्लूइड है, फ्लूइड है मतलब सॉल्यूशन है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सॉल्यूशन है मतलब उसका कंसंट्रेशन होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो हमें डील किससे करना है? हमें डील करना है कि वहां पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस साइड कैसा है। जैसे जस्ट सपोज हम कहेंगे कि आईसीएफ और ईसीएफ, इन दोनों के बीच में हमें देखना है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग वाटर मूव कर जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट कि सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हमेशा सेल के बाहर जो हमने सेल को जिसमें पुट किया है उसको हम एज अ सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाले पोर्शन को, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाले पोर्शन। तो नाउ लुक एट दिस, हाइपर, हाइपर इंडिकेट करता है हायर कंसंट्रेशन। क्लियर? आइसो मीन्स सेम, हाइपर हाई, आइसो सेम, हाइपो लो। इतनी बात समझ में आई? हाइपो लो। इज इट क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू आईसीएफ। किसके रिस्पेक्ट में ये हायर है? हायर कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आईसीएफ, इक्वल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आईसीएफ, लोअर कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आईसीएफ। व्हाट आई मीन टू से कि इस केस में अंदर की तरफ कंसंट्रेशन हाई है, बाहर लो है। खत्म बात? क्लियर? इस केस में अंदर की तरफ कंसंट्रेशन लो है, बाहर हाई है। खत्म बात? ओके, अब देख लो, हाई लो मैंने लिख दिया। अब बताओ तुम किधर से किधर ट्रेवल करेगा? लो टू हाई ट्रेवल करना है तो यहाँ ट्रेवल इस साइड, वाटर बाहर निकलेगा। यहाँ ट्रेवल इस साइड, लो टू हाई, लो टू हाई,
क्लियर? ट्रेवल दिस साइड, तो सेल की साइज बढ़ रही है, सेल फुल रही है। ओके, यहाँ बाहर की तरफ वाटर गया, सेल के अंदर से वाटर कंटेंट निकल रहा है, सेल श्रिंक कर रही है। अभी कितनों को प्रॉब्लम आ रही है इसमें? नए बच्चों को आ सकती है प्रॉब्लम, बट एकदम इजी वे में हो सकते हो तुम लोग। रिप्लाई करो बेटा जरा, सबको क्लियर चल रहा है? ओके चलो, देखो क्लियर बोलोगे तो मैं तो स्पीड मेंटेन करूंगी थी। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि लोअर से हायर की तरफ सॉल्यूशन लो है एंड वाटर हाई है, और वाटर को मूव कराना है, तो वाटर तो अपने हाई से लो ही जा रहा है, तो उसको कोई नीड ही नहीं है एक्स्ट्रा एनर्जी की। अब यहाँ हम एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो रही है उसको क्या कह रहे हैं। दिस इज क्रीनेशन, सेल जो हो गई वो क्रीनेटेड हो जाएगी, प्रोसेस है क्रीनेशन विद रिस्पेक्ट टू आरबीसी। ठीक है, ये नॉर्मल है क्योंकि आइसोटोनिक है, जितने वाटर अंदर यूज हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वाटर ट्रैवल कर रहा है, जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना यूज हो रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो लेवल बराबर है वाटर मॉलिक्यूल का। स्वॉलेन, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अंदर ट्रैवल कर रहा है, यूज कम हो रहा है। हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन था, लो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन था, वाटर अपने हायर से लो अंदर आ गया। ठीक है, वाटर इधर हायर था, इधर लो था सेल के अंदर, और सेल का साइज बढ़ गया। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। जो आप सिंपल सा डेली रूटीन में प्रोसेस करते होगे, जिसके यहाँ पे फ्लावर पॉट वगैरह लगे हुए हैं, वो वाटरिंग करते होंगे, गार्डनिंग करते हो तो उसमें पानी डालते हो। पानी क्यों डालते हो? ताकि वो आपको जो मुरझाया हुआ सा पेड़ दिखता है वो धीरे से पेड़ वो खड़ा हो जाए, मतलब थोड़ा टाइम लेगा, 15 मिनट में आपको देखेगा कि पेड़ की पूरी जो स्टेम है, लीफ है, वो थोड़ा सा रिजिड हो गई, इरेक्ट हो गई। जो मुरझाई हुई थी, विल्टिंग पोजीशन में थे झुके हुए, वो इरेक्ट हो जाएंगी। दैट इज वाई, क्योंकि सब सेल के अंदर इसी तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट कर गया, हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल तक पहुंच गई। दैट इज द टर्जिडिटी, टर्जिड सेल हो जाता है एंड टर्जिडिटी प्रोसेस हो जाता है। ओके, फिर है लाइसिस, क्योंकि ये आप प्लांट सेल के केस में बात कर सकते हो कि हाँ स्वॉलन है और उसको सेल वॉल रोक लेगा और वो लाइस नहीं होगा। क्लियर? उस वो ब्रेक डाउन नहीं होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके बाउंड्री है यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगी। लेकिन एनिमल के केस में तो सेल वॉल एब्सेंट है, तो ये एक लिमिट तक ही वाटर को एंटर करेगा एंड देन बर्स्टिंग। लाइसिस मतलब बर्स्टिंग, बर्स्ट आउट हो जाएगा, डैमेज हो गया तो सेल डेड हो गई। इज इट क्लियर? तो ये एक छोटा सा इमेज एंड इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, इसको ध्यान में रखना है। अब देवाशीष, तुमने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्लांट सेल में प्रोटोप्लास्ट किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो मैंने तुम्हें बताया कि प्लांट सेल जो है दैट इज द स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये प्लांट सेल का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें सेल वॉल दिया हुआ है। प्लांट सेल में प्रोटोप्लास्ट क्या हम बोल रहे हैं? विदाउट सेल वॉल स्ट्रक्चर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा जो श्रिंक हुई बड़ी है यहाँ, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैं जो मार्क कर रही हूँ ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देख रहे हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई है और अंदर वो एकदम कंडेंस होती जा रही है, उसमें सेंट्रल वैक्यूल में पानी खत्म हो रहा है, इस तरीके से आप एकदम लेमैन की तरह समझो, और वो श्रिंक हो गई। क्लियर? सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन है क्योंकि वहां पे सेल वॉल, सेल वॉल को छोड़ के ये पूरा स्ट्रक्चर आपने क्या बोला? दैट इज प्रोटोप्लास्ट। अब वाटर इसमें एंटर करते हैं, अपन भरते हैं पानी, चलो भरते हैं। वाटर गया तो सबसे पहले जो एक क्या है कि वाटर की टंकी है, वो क्या है? सेंट्रल वैक्यूल, उसने अमाउंट ऑफ वाटर को इन कर लिया। जब टंकी भर गई तो वो प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म में एंट्री कर गया। साइटोप्लाज्म भर रहा है तो अब वो प्रेशर लगाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर लगाएगी सेल वॉल पे। ये याद रखना, यही तुम्हारा कंफ्यूजन था कि प्रोटोप्लास्ट जो विदाउट सेल वॉल है तो किस तरीके से वो सेल वॉल पे
प्रेशर लगाएगी। हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हम सेल की बात नहीं कर रहे थे। सेल वॉल स्टिल वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन वो जो प्रेशर, तो ये यहाँ से जो एक्सर्ट होता है दैट इज द टर्जिडिटी प्रेशर, टीपी। ओके, और ये जिस प्रेशर से वाटर अंदर आ रहा है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। तो ओपी, टीपी, ये सब फिनोमेना आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन में किस तरीके से अंदर जाइलम से वाटर आता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो सब पढ़ना है। बट अभी आप वाटर को देख रहे हो कि वाटर के अकॉर्डिंग टू वाटर किस तरीके से वो मूव हो रहा है, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, क्या कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग आपने डिवाइड किया सॉल्यूशन को 3 टाइप में, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ओके बच्चा, देवासी क्लियर है तुम्हारा डाउट? वेरी गुड। बाकियों को समझ में आया हमने क्या बोला? ठीक है, तो एक डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का आपको कंपैरिजन में यही ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन किसी भी सॉल्यूट आयंस या मॉलिक्यूल्स के लिए आप पढ़ते हो, एंड ऑस्मोसिस आप सिर्फ याद रखना, सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए। तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ आप देख लो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर करना होगा, और इस ट्रांसपोर्टेशन में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बीच में पैरामीटर नहीं है कि इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है। यहाँ पे पैरामीटर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब तक आपसे पूछता नहीं है कि हाउ इज इट ट्रू कि सेमी परमिएबल बिहेव एज अ सेलेक्टिव परमिएबल, तब तक आपको इसको अप्लाई नहीं करना है कि ये सेलेक्टिव परमिएबल है। ओके, जब पूछा जाएगा तब आपको बताना है कि सेलेक्टिव परमिएबल है और सिर्फ वाटर के लिए। ये भी एक उसी चीज को, कान को पकड़ने का, पीछे से हाथ घुमा के कान पकड़ो, सीधे पकड़ो, वही वाली बात। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। लो सॉल्यूट में आपको दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, हाई सॉल्यूट में दिख रहा है वाटर कम है। क्लियर? तो हायर वाटर लोअर वाटर की तरफ मूव कर गया, उधर मूव कर गया। ठीक है, ये बढ़ गया इधर इस साइड वाटर। अब कैसे ये इक्विलिब्रियम पे कैसे है? इतने 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 एरिया में आप देखो, इधर भी जो सॉल्यूट है, यहाँ पे देखो आप, इधर जो सॉल्यूट है वही नंबर ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो दैट मेंटेन एन इक्विलिब्रियम। अब वो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और डिफ्यूजन में क्या है? डिफ्यूजन में कोई बाउंड्री नहीं थी, सिर्फ उस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल डिफ्यूज होना था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया एंड एक इक्विलिब्रियम पे आ गया। इज इट क्लियर? नए बच्चे जो मेरे से बेसिक लेक्चर नहीं अटेंड किए हुए हैं वो मुझे यहाँ पे बता सकते हैं उनको समझ में आया कि नहीं, बाकी पुराने बच्चों को तो बहुत आराम से हो रहा होगा। अंदर की तरफ आया दैट इज एंडोऑस्मोसिस, बाहर के जैसे एंडोसाइटोसिस था वैसे ही वाटर अंदर आया तो एंडोऑस्मोसिस, वाटर बाहर गया तो एक्सोऑस्मोसिस। प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस टू टाइप की, सॉल्वेंट अंदर की तरफ आ रहा है, सॉल्वेंट इज नथिंग, सॉल्वेंट इज वाटर। क्लियर? अंदर आया तो एंडोऑस्मोसिस, बाहर गया तो एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर? आप रेजिन का एग्जांपल देख सकते हो, किशमिश आप पानी में उसको डाल रहे हो, किशमिश को आप पानी में डालो, देखो वो फूल जाती है, स्वॉलन हो जाती है। आपने खीर में किशमिश खाई होगी तो फूली फूली से रहती है, बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। और ऑस्मोमीटर वगैरह हम पढ़ाएंगे आपको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। पोटैटो ऑस्मोमीटर बना के, उसको ऑस्मोस्कोप बेसिकली बोलते हैं, वहां पे मेजर करते हैं कि आप इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो। उसमें पोटैटो के अंदर कैविटी बना देते हैं, जैसे आपने आलू दम वगैरह कुछ फिलिंग स्टफ्ड पोटैटो खाया हो तो उसमें पोटैटो के अंदर का सारा पोटैटो निकाल लिया जाता है, तो एक कैविटी हो जाती है। इस कैविटी में शुगर सॉल्यूशन फिल कर दिया जाता है। क्लियर? शुगर सॉल्यूशन और बाहर नॉर्मल वाटर रख दिया जाए, तो वाटर किधर है? हायर इधर है, शुगर सॉल्यूशन में वाटर लो रहेगा। तो थोड़ी देर में वाटर बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, एंड इफ इन इनिशियल टाइम पे वाटर शुगर सॉल्यूशन का लेवल ये है तो फिर एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर ट्रैवल किया है आउटर टू इनर। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप
लेबोरेटरी में कराया जाता है, क्लास 10th में कराया जाता है, 11th में कराया जाता है। तुम लोगों ने नहीं किया होगा कोरोना के टाइम से। इज इट क्लियर बच्चा? तो आप एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, सॉल्यूशन क्लियर। अब प्लांट सेल के केस में आप देखते हो तो दैट इज प्लाज्मोलाइज्ड, ये टर्म पूछा जाता है प्लाज्मोलाइज्ड। जब वाटर पूरा प्लांट सेल से, पूरा क्या मतलब पूरा तो एकदम नहीं जाएगा, काफी ज्यादा वाटर बाहर की तरफ निकल जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल की बाउंड्री को छोड़ के सेंटर में एक श्रिंक स्टेज में आ जाती है, दैट इज प्लाज्मोलाइज्ड। इस कंडीशन में अगर इसको वाटर की सप्लाई दे दी गई एक टाइम में, एक लिमिट में, तो इसको रिवर्स किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंडोऑस्मोसिस। मतलब ये वाला कंडीशन आ गया, हाइपोटोनिक में एक्सपेरिमेंटली रखा एंड देन हाइपोटोनिक में उसको ट्रांसफर कर दिया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो वाटर अंदर की तरफ आने लगेगा, तो ये सेल इस सेल में कन्वर्ट होगा। यही होता है जब आप वाटरिंग करते हो। रिलेट कर पा रहे हो जो हम एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं आपको, आप उससे रिलेट कर पा रहे हो? आपने गमले में पानी डाला, आपकी सेल वो विल्टिंग में क्यों था? पत्ती क्यों मुरझाई हुई नीचे की तरफ झुकी थी? उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस क्यों मुरझा गई थी? जस्ट बिकॉज, क्योंकि सब जगह से इसी तरीके से वाटर बाहर हो चुका है, इवापोरेट हो चुका है, ट्रांसपायर्ड हो चुका है। क्लियर? अब आपने वाटर डाला, रूट के थ्रू वो प्लांट के कोने कोने तक गया और सभी जगह इस तरीके से टर्जिडिटी हो गई। सेम वे में सेल टू सेल, सेल टू सेल और पूरा 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 कोऑर्डिनेशन करके पूरा जो प्लांट है वो आपका इरेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? ठीक, इस कंडीशन में ये प्लांट कैसा रहेगा बताओ? ये तो ऑब्जर्व किए होगे तुम लोग। इज इट क्लियर? तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट्स में होना चाहिए। किसी को कोई कंफ्यूजन रह जाए तो पूछना फिर। दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं, दोनों ही विदाउट यूजिंग एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चलो ये तो हो गया आपका सारा सॉल्यूशन वगैरह की बातें। कुछ टर्म है, श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्लांट सेल में मैंने बोला प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, एनिमल सेल में आपने देखा आरबीसी के पास में लिखा हुआ था क्रीनेशन, प्रोसेस इज क्रीनेशन एंड सेल बिकम क्रीनेटेड। ठीक है, फैगोसाइटोसिस हो गया, पिनोसाइटोसिस हो गया, फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस टुगेदर कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ये भी कवर हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्क्रीनशॉट, वही बातें हैं। एक टर्म जो आपको प्लाज्मोलाइसिस से कंफ्यूज करता है, दैट इज रिलेटेड टू प्लाज्मोप्टाइसिस। क्लियर? वहां पे क्या है, प्लाज्मोलाइसिस में श्रिंकेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, बर्स्टिंग है। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हो, बलून फुला रहे हो फुला रहे हो फुला रहे हो, उसके बाद बलून क्या हुआ, बर्स्ट कर गया। ओके, क्लियर है बच्चा? तो membrane transport or permeability for any substance depends upon size, molecular weight of that particular molecule, polarity, polar होगा तो प्रोटीन चैनल के थ्रू, नॉन पोलर होगा तो लिपिड चैनल के थ्रू, चार्ज, चार्ज मतलब आयनिक होगा, आयंस होंगे, देन अगेन वो आपका लिपिड, लिपिड से नहीं ट्रैवल, कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल लिपिड से नहीं आता है, ये हमेशा प्रोटीन चैनल से आता है, क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल हमेशा वाटर के साथ होते हैं, दे आर हाइड्रोफिलिक। Okay. In protozoa for osmoregulation, contractile vacuole are present. आपने देखा होगा मूवमेंट के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, मेंटेन रखने के लिए वहां पे क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। पढ़ा होगा आपने पैरामीशियम के केस में।
Then shrinkage of RBC, busting of RBC, bulk transport help in the membrane cycling. जो कल मैकेनिज्म बताया मैंने, मेम्ब्रेन टूट के अलग हुई या एक्सोसाइटोसिस है तो अंदर से मेम्ब्रेन आई और वो ज्वाइंट हो गई, तो मेम्ब्रेन साइक्लिंग हुआ। मेम्ब्रेन अपना एक साइक्लिक वे में सेल ऑर्गेनल तक पहुंच रही है एंड देन सेल ऑर्गेनल से वहां से मेम्ब्रेन फिर से आ रही है और एक्सोसाइटोसिस में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हुई एंड फाइनली फ्यूज हो गई पूरा। डॉकिंग और फ्यूजन यहाँ पे कल बताया था वही चीज है, यहाँ पे आप लिख लो ब्रैकेट में। एक्सो एंडोसाइटोसिस दोनों ही केस में हो सकता है। तो यहाँ पे अब जाके आपका खत्म हुआ है पूरा कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपकी मार्क होनी चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी पॉइंट्स एंड देन गो थ्रू दिस पॉइंट्स ऑल, जो लिपिड का है, कोलेस्ट्रॉल का है। और आज आपका पूरा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए रिलेटेड टू प्लाज्मा में। ठीक है, समझ में आ रही बात? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंप्लीट एमसीक्यू हो जाना चाहिए। एंड एक चीज बेटा ध्यान में रखना, अगर कोई क्वेश्चन आउट द बॉक्स है, ठीक है, जैसे अभी मैंने चैनल्स दिखाए तुम्हें, तो उन चैनल्स की अभी नीड नहीं है तो वो क्वेश्चन सेल मैंने बोला, जैसे सेल कई सारे चैप्टर से रिलेटेड है उसी तरीके से कई सारे चैप्टर की इंफॉर्मेशन सेल में है। ठीक है, तो यहाँ एमसीक्यूज हो सकते हैं कि कॉमन एमसीक्यूज हैं जो अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है प्रोसेस, वो आपको मिल सकता है एक्सरसाइज सॉल्व करते। यू हैव टू जस्ट मार्क देम, मार्क करके रखो और उसके बाद आगे बढ़ो, अपने पढ़े हुए एमसीक्यू सॉल्व करो। प्रीवियस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आपका छूट रहा है क्या, फंक्शन से रिलेटेड कुछ छूट रहा है, मैकेनिज्म, ठीक है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन के साइंटिस्ट, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बाकी सारे प्रोसेस वाले आपको जो क्वेश्चन है उनके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इज इट क्लियर? तो फटाफट से आप लोग सब इसको सॉल्व कर लेना, कंप्लीट करके रखो, और कोई भी क्वेरी है, कुछ भी दिक्कत है तो पूछो उसको। तो अब हमने क्या क्या कवर कर लिया बेटा? हमारा कवर हो गया है, प्लांट सेल से हमने स्टार्ट की थी, सेल वॉल, कैप्सूल वगैरह को भूल जाते हैं प्रोकैरियोट के बाद। अभी हमने सेल वॉल खत्म कर लिया, प्लांट सेल से स्टार्ट किया, सेल वॉल खत्म हो गया, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है ये हमने समझ लिया, एंड देन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म कर चुके हैं। नाउ प्रोटोप्लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, अब प्रोटोप्लाज्म पढ़ना है। प्रोटोप्लास्ट को पढ़ने के लिए हम डायरेक्ट पहले सेल ऑर्गेनल में जाएंगे। क्लियर? सेल ऑर्गेनल में जाएंगे, सेल ऑर्गेनल को हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड, पहले तो मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस है, इसके बेसिस पे करेंगे। उसके पास डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, नॉन मेम्ब्रेन है, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल को। सेल ऑर्गेनल कहाँ है? प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को हटा दिया, क्या बचा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हाइलोप्लास्ट को हटा दिया, मतलब लिक्विड को हटा दिया, तो बचा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में नॉन फंक्शनल बॉडी को हटा दिया, मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज चल रहा है, डाटा कलेक्टर। तो फिर हमारे पास बचेंगे एक्टिव सेल ऑर्गेनल जहाँ पे प्रोसेस चल रही है। तो दे आर नाउ, यहीं पे हम डायरेक्ट पहुंचेंगे। अब हम पढ़ेंगे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को, और फर्स्ट ऑर्गन लेंगे हम, ऑर्गेनल इसमें लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इस फ्लो में किसी को कोई दिक्कत है? इस फ्लो चार्ट में या इस सीक्वेंस को समझने में एनी प्रॉब्लम? रिप्लाई करो फास्ट। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अब जो हम ऑर्गेनल्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनल्स के डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। क्लियर?
ऑर्गेनेल्स विद डीएनए, जिसके पास डीएनए होगा उसके पास डबल मेम्ब्रेन होगा, जिसके पास डीएनए है उसके पास डबल मेम्ब्रेन है। और क्योंकि हमने प्रोटोप्लास्ट से साइटोप्लास्ट अलग कर दिया है बेटा, तो न्यूक्लियस अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, हम सीधे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो ऑर्गेनेल है उनकी बात कर रहे हैं। तो डीएनए विद डीएनए में क्या क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, सेल का मेन डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर, अदर डीएनए कहाँ है, डीएनए कंपोनेंट कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ एनिमल सेल पूछेगा तो कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट इन एनिमल। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये कॉम्बिनेशन बना सकता है क्वेश्चन, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे भी रहना है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। तो these two organelles are the main डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। मेन क्या, यही है ही डबल मेम्ब्रेन, जहाँ पे एक बहुत ही दोनों के जो फंक्शंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस मतलब ऑटोनोमस क्या होता है, जो खुद से सब कुछ कर रहा है, क्लियर, जो पूरा फुल्ली अपना कंट्रोल कर सकता है। न्यूक्लियस इज ऑटोनोमस, क्लियर, न्यूक्लियस ऑटोनोमस है, वो अपनी सारी प्रोसेस को, सारी चीजों को रेगुलेट कर रहा है और वहां से हेड क्वार्टर की तरह उसने कंट्रोल कर रखा है। सेमी ऑटोनोमस मतलब वो कुछ चीजें तो खुद से कर ले रहा है, लेकिन कुछ चीजों के लिए उसको जो सेंटर में डीएनए बॉस बैठा हुआ है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी होती है, सेमी ऑटोनोमस एफिलेटेड यूनिवर्सिटी होती हैं, कुछ उनके पास राइट होते हैं, कुछ जिससे उनका एफिलिएशन होता है वहां पे राइट, उनके इंस्ट्रक्शन को, उनके प्रोटोकॉल को उनको फॉलो करना होता है। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स आर दोज सेल ऑर्गेनेल व्हिच आर हैविंग देयर ओन डीएनए, बट इट डजंट मीन कि उनको सेंटर डीएनए से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, या आप इसको सिंपली प्लास्टिड लिखो, ज्यादा बेटर है। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। Okay, these cell organelles also have RNA and 70S ribosome. ये पॉइंट है आपका कि 70S राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। और पहले भी मैंने बताया कि जब आपसे कोई पूछ रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से राइबोसोम होते हैं, क्लियर, और वहां ऑप्शन में दिया हुआ है 80S, 70S, बोथ, ठीक है, बोथ 80S एंड 70S एंड नन, या वॉट एवर 50S दे दिया, तो आपको एकदम क्लियर रहना है बेटा कि 70S भी यूकैरियोटिक के अंदर है। आप बेसिकली जब डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल करते हो तो आप मेन राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, आप उसको कंसीडर करते हो। बट अगर, और सभी एग्जामिनर को ये पता है कि आप यही पढ़ के आ रहे हो कि 80S यूकैरियोट में होता है, 70S प्रोकैरियोटिक में होता है, लेकिन जब वो पूछ रहा है इसका मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के राइबोसोम को भी काउंट करने को कह रहा है और प्लास्टिड के अंदर के भी राइबोसोम को काउंट करने के लिए कह रहा है। तो अगर आपको यूकैरियोटिक सेल का क्लियर आंसर देना है तो यूकैरियोटिक सेल पॉजेस both 70S and 80S ribosome. These cell organelles resembles with the prokaryotic cells, so popularly called cell within cell. जो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में सेल को धरती पे लाया था कि हाँ सेल कैसे फॉर्म हुई है, वो सेल बनी थी प्रोकैरियोट, याद है। अब सेल प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन कर रही है, वो बहुत एफिशिएंटली फंक्शन करना चाहती है, वो अपनी फंक्शन को डिवाइड कर रही है। तो उसने क्या किया, सेल विद इन सेल, सेल सेल आपस में मिलने लगे और उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको कहते हैं कि एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी वहां पे दिया जाता है। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी सेज दैट कि प्रोकैरियोटिक के अंदर इनगल्फ होते गए और वो एक दूसरे से सिम्बियोटिक एसोसिएशन में, एंडो मतलब अंदर, सिम्बियोटिक सेल के अंदर सिम्बियोटिक एसोसिएशन, यू नो सिम्बियोटिक एसोसिएशन जिसमें दोनों बेनिफिटेड हो, क्लियर। सिम्बियोसिस में पैरासिटिज्म होता है, वो हार्मफुल होता है। सिम्बियोसिस क्या होता है, जिसमें जो दो हैं उनके बीच में रिलेशनशिप जो मेंटेन है वो दोनों ही एक दूसरे से
बेनिफिटेड है, किसी को हार्म नहीं हो रहा है। तो एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी दी गई फॉर द सेमी ऑटोनोमस सेल्स कि ये जो है ये व्हाई दे हैव द 70s राइबोसोम, इज इट एनी रिलेशन विद द प्रोकैरियोटिक सेल? तो यस, उनका रिलेशन है प्रोकैरियोटिक के साथ। उनके अंदर नेकेड डीएनए प्रेजेंट है, उनके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दैट ऑल आर द फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में आ गए, अ सेल विद इन सेल लिविंग रहने लगे। ठीक है, लाइफ उनका ऐसे चलने लगा जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बोला, तुम मेरा न्यूट्रिशन मेंटेन करो, मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा। और बन गई आपके यूकैरियोटिक का पावर हाउस बन गया वो। ठीक है, तो बोथ आर बेनिफिटेड। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय अल्टमान, सिम्पर एंड मार्गुलिस। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप यहाँ पे देखो कि स्टार्ट विद टू इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया, दो इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के। वन बैक्टीरिया इनगल्फ द अदर, दूसरे ने इनगल्फ कर लिया। वन बैक्टीरिया नाउ लिव्स इनसाइड द अदर, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, वो उसके अंदर रह रहा है। नाउ बोथ बैक्टीरिया बेनिफिटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट, और इससे दोनों का अरेंजमेंट बदला और फिर यही आगे जाके इवॉल्व हुआ तो यूकैरियोटिक सेल बन गया। इसी तरीके से वो प्लास्टिड वाला प्रोकैरियोट इनगल्फ कर लिया, तो दो सेल ऑर्गेनल इंडिविजुअल वर्क करने लगे। न्यूक्लियस डेवलप हो रहा है बैकग्राउंड में, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट हो रहे हैं। द इंटरनल बैक्टीरिया आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू रीजनरेशन, दैट इज द बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन दिखाया हुआ है आपका। हर जनरेशन में वो भी डबल हो रहा है और इंटरनल बैक्टीरिया भी उसके साथ डबल हो जा रहा है। तो दिस इज द एंडोसिम्बियोसिस इन अ नटशेल। सपोर्टिव एविडेंस क्या कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का साइज इक्वल टू प्रोकैरियोटिक सेल है, 4 to 10 माइक्रोमीटर। दे डिवाइड बाय सिंपल फिजन लाइक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जिसको आप बाइनरी फिजन कहते हो। देयर फ्लूइड इंटीरियर कंटेन, जो अंदर फ्लूइड है मतलब माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म की बात नहीं कर रहे हैं, उस फ्लूइड में जो उसके मेम्ब्रेन के अंदर है, उस फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम, जिसका स्वेडबर्ग यूनिट है 70s, which are similar to those in prokaryotic cell. Contains circular DNA. हम लोग का डीएनए जो होता है दैट इज लीनियर डीएनए। सर्कुलर डीएनए मतलब सर्कल की तरह उसके दोनों एंड, स्टार्टिंग एंड 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 आपस में आगे फ्यूज कर जाएंगे, तो दैट बिकम सर्कल। सिंपल सी बात है। विदाउट हिस्टोन मतलब उनकी क्वाइलिंग नहीं होगी। विदाउट हिस्टोन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक। नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, दैट इज अगेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक। अब ये सब ना आपको अभी मॉड्यूल में दिखेगा, ना ही आपके एनसीईआरटी में दिखेगा, बट आपको कवर करना है। Genes are similar to that of prokaryotic and very different from that of eukaryote. तो अगर आप इंडिविजुअली सेल ऑर्गेनल को आइसोलेट करके देखते हो तो आपको दिखेगा कि वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोकैरियोटिक से रिजेंबल्स रखते हैं। ओके बच्चा, चलो बस आप यहाँ पे एंड करते हैं। अब एनिमल सेल के अंदर हम लोग सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे। ये चार्ट का थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, फ्लो देख लेना। ठीक है, अभी तक जो पढ़े हो वो भी इसमें मेंशन है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैप्सूल स्लाइम लेयर तो बैक्टीरिया में, यूकैरियोटिक में भी होता है। ग्लाइकोकैलिक्स की बात की है, सेलुलर कोड की बात की हुई है, वही सब स्ट्रक्चर है। चलो एंड करते बेटा लेक्चर को। कल हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करें। दिस इज सिंपल कंपैरेटिव चार्ट।